ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बेसिक फिजिक्स और मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें छोटी मोटी चीजें हैं जो कुछ लोगों की बेसिक्स क्लियर नहीं होती है, तो बस ये हम पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का। और कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है? फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना, देखने को मिलेगी तुम्हें। अच्छा, चार्ज पार्टिकल तुमने पढ़ा होगा, चार्ज पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। जैसे हर किसी को मेजर करने की यूनिट है, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है, वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो ऐसे ही चार्ज को किसमें मेजर करा जाता है? कूलम्ब के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है टोटल? लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, और एक कूलम्ब की अगर वैल्यू तुमसे पूछ ले, ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? जैसे अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं, इन दोनों को फ्लिप करके 1.6 इंटू 10⁻⁹, है ना, कूलम्ब इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं एक को यहां छोड़ दूं सिर्फ, तो इधर ये 1 के नीचे चला जाएगा। ये सारा पार्ट जो मल्टीप्लाई में होगा कूलम्ब के साथ, वो सारा पार्ट नीचे क्या चला जाएगा? डिवीजन में। 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो जब ये डिवीजन में चला जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कैसे आया? मैंने सिर्फ कूलम्ब को वहीं पे रखा, ये पूरा का पूरा डिवीजन में चला जाएगा। जब ये डिवीजन में चला जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 6.24। अच्छा, इधर पहले इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिखा हुआ था, है ना, ये आपस में ऐसे एक्सचेंज कैसे होगा? क्योंकि इक्वल के सामने वाला ए इसको बी होगा, तो बी इसको सी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर भी पहुंच सकता है और सी इधर भी पहुंच सकता है, क्योंकि इक्वल के सामने वाली चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से ये तो नहीं पूछेगा तुमसे, बट 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछेगा, है ना, ये पूछ सकता है, इसके चांसेस कम है। तो ये तो याद रखनी है। कौन सी? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब वाली वैल्यू याद रखनी है। करंट की बात करें तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, रेट जो टर्म है, रेट तुम बार बार पढ़ोगे इसको। रेट का मतलब क्या होता है? तो किसी भी यूनिट को जब तुम चार्ज से टाइम से डिवाइड करते हो ना, तो उसका रेट निकल जाता है। जैसे कि अगर मुझे चार्ज को डिवाइड में करता हूं टाइम से, तो ये क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट कभी भी तुम देखोगे नाम में रेट आएगा, तो उसका मतलब होगा हमने वहां पे टाइम से डिवाइड कर रखा होगा उस वैल्यू को। तो करंट की यूनिट, मतलब करंट की डेफिनेशन क्या है? ये चार्ज को जो हम डिवाइड करते हैं टाइम से, तो करंट निकल जाता है। एक तरीके का रेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एक जगह पे कितने टाइम में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, है, नेगेटिव चार्ज होता है, और 2 सेकंड में फ्लो किया, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास करंट आ जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो करंट को हम आई से लिखते हैं, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, है ना, रिप्रेजेंट क्यू से करा जाता है, बट यूनिट पूछे तो कूलम्ब होती है ना। टाइम को टी से लिखते हैं, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अगर तुमसे भी पूछेगी भाई चार्ज निकाल के बताओ, तो अगर हमें करंट दिया होगा और टाइम दिया होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मेरे पास चार्ज भी आ जाता है। नेक्स्ट है वोल्टेज, है ना। वोल्टेज को अच्छे से समझना, क्योंकि एक्सरे के अंदर बहुत यूज होता है। केवीपी, किलो वोल्ट, पीक किलो वोल्ट, है ना, ये नाम जो है बहुत बार आते हैं ना, तुमने सुना होगा काफी बार, केवीपी वगैरह। तो ये वोल्टेज होती क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले ना। वोल्टेज क्या है? एक तरीके का प्रेशर है दैट पासिस चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम प्रेशर लगाएंगे तब वो आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे, है ना। तो जो प्रेशर अप्लाई करा जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं।
तो वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है ना। अगर दो पॉइंट के बीच में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे कि हमने ऊपर एक करंट का फॉर्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या फॉर्मूला था, I इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। ऐसे ही वोल्टेज का भी फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइड बाय Q, है ना, या चार्ज। तो एनर्जी को जब तुम टाइम चार्ज से डिवाइड कर देते हो तो तुम्हारे पास क्या आ जाती है, वोल्टेज निकल के आ जाती है। तो जैसे हमने वहां पे उसकी डेफिनेशन बना दी थी करंट की, तो ऐसे यहाँ पे भी एक डेफिनेशन बन जाएगी। अगर हमें एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज फॉर्मूला पता है, वोल्टेज होता है, तो हम क्या बोल देंगे, इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिवाइड बाय चार्ज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो वोल्टेज का एक फॉर्मूला आ गया, यहां पे लिखा हुआ है एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, अगर ध्यान हो तो कूलाम बताई थी मैंने। क्या यूनिट बताई थी, कूलाम, ठीक है। और एनर्जी की यूनिट क्या बताइए, है ना, एनर्जी का अभी तक हमने नहीं पढ़ा, पर ध्यान रखना एनर्जी की यूनिट होती है जूल, यूनिट ऑफ एनर्जी सो जूल, JOULE, है ना, शॉर्ट में जे लिख देते हैं। तो जूल हो गया, तो जूल डिवाइड बाय कूलाम हो जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाय। तो हम वोल्टेज की यूनिट क्या बोल सकते हैं, जूल डिवाइड बाय कूलाम, या फिर इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट भी यूनिट होती है और जूल पर कूलाम भी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। तो कहीं कहीं पे तुम्हें यूनिट जो होगी ना वोल्टेज की, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा वोल्ट, है ना, और कहीं कहीं पे लिखेगा जूल पर कूलाम। अब ये जो मैंने प्रेशर की बात करी थी कि भाई प्रेशर होता है तो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे 40 वोल्ट है, तो दोनों में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। यानी कि इस एंड से इस एंड तक कितने वोल्टेज का डिफरेंस लग रहा है, 10 का। तो 10 वोल्ट के प्रेशर से ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, हाई वोल्टेज से या लो वोल्टेज से। ये है लो वोल्टेज, ये है हाई वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। अच्छा, जो करंट होता है उसकी मूवमेंट कहां से किधर की तरफ होती है, हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो इसमें ध्यान से देखो, ऐसा है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट किधर बहेगा, इसकी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। ये चीजें ध्यान रखनी है, बेसिक्स है, इसी वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि काम आएंगे हमारी, एक्सरे वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, वोल्टेज, केवीपी, ये तो बहुत बार नाम आएंगे। तो एक मैंने बात बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपोजिट टू द करंट, करंट जिधर भी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। एक चीज हमें ये समझ में है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां फ्लो करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। हाँ, किधर से किधर, लो से हाई, 30 टू 40, ठीक है। ये हमने देखा था कि लो से हाई की तरफ जा रहे थे। करंट कहां से कहां मूव करेगा, उसके उल्टा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। एक नाम आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई कोई वायर है, अब हर कोई वायर जो तुमने देखे होंगे अलग अलग, है ना, कि कोई एल्यूमिनियम का वायर है, कोई कॉपर का वायर है। तो इन वायर के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई किसी के अंदर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, है ना।
किसी के अंदर रेजिस्टेंस कम है, किसी में ज्यादा है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट भी ज्यादा होती है। रुकावट जो होगा, फ्लो में रुकावट है ना, करंटों के फ्लो में रुकावट। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, अपोजिस मतलब उल्टा काम करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो बहाव होगा उसको अपोज करेगा, रोकेगा। तो ये हर किसी वायर के अंदर अलग अलग होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अगर हमें बेटर वायर चाहिए तो उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए। मेजर्ड इन ओम, है ना, किसमें हम इसको मेजर करते हैं, जैसे हमने चार्ज का देखा था, है ना, कूलाम में मेजर करते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस है वो किसमें मेजर करा जाता है, ओम में। लिखा कैसे जाता है इसको, ऐसे ओम लिखते हैं इसको। ठीक, क्या बोला जाता है, ओम, ओ एच एम। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है वोल्टेज और करंट हमेशा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, वोल्टेज और करंट आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल है ना। अब ये प्रोपोर्शनल का अगर मैं साइन हटाता हूं तो मैंने बताया है कि इसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है और कांस्टेंट आ जाता है। आर आ गया और आई आ गया। ठीक है, आर और ये आर तो हो गया कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो v इक्वल टू आई आर ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो, ऐसे दोनों का मतलब एक ही हो। तो v इक्वल टू आई आर बन गया। और रेजिस्टेंस अगर हमसे पूछ ले तो v को हम डिवाइड करेंगे करंट से। ठीक है, तो ये एक रिलेशन ध्यान रखना है, ओम्स लॉ का पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या बताया था, ध्यान रखना, v इक्वल टू आई आर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, है ना। क्या है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, ये तुमने बचपन से बहुत बार पढ़े होंगे कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए या हीट पास हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि मेटल गर्म हो जाते हैं जल्दी, करंट भी पास हो जाता है, तो वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, इंसुलेटर की बात कर लेते हैं पहले। इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से करंट बिल्कुल पास नहीं होता है ना, हीट पास नहीं होती है। अच्छा देखो, वुड है ना, लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी में से ना करंट पास होता है ना कुछ। अगर सूखा है तो, गीला होगा तो हो जाएगा क्योंकि उसमें अंदर आयन आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर पार्शियल कंडक्शन होता है ना, मींस द कनेक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, तो दोनों के तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि सिलिकॉन एग्जांपल है, सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करें, भाई मैग्नेट जो होती है तुम्हें पता है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन। जैसे यहाँ की बात करें तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपोजिट हैं तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे। अगर दोनों मैग्नेट ऐसी होती कि भाई नॉर्थ और साउथ और इधर साउथ और नॉर्थ, तो ये रिपेल करती है ना, दूर दूर भागती। सेम जो होंगे वो अलग अलग दूर दूर भागते हैं और जो अपोजिट होंगे वो पास पास आएंगे। ठीक है, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके का नेचर है। ठीक है, बस आज के इस लेक्चर में तो बस इतना ही था। ये बेसिक्स अलग से मैंने एक बार पढ़ा दिया ताकि क्लियरिटी रहे इन सब चीजों की। ठीक है, इतना ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें वोल्टेज वगैरह का टर्म का यूज होगा, तो ये ध्यान होना चाहिए कि वोल्टेज होती क्या है। ठीक है।